मेरे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के राम जी आए। मैं इसलिए पहले इनसे समझना चाहूंगा कि इनको लगा था ये सिर्फ एक महज एक वो है, किसी तरह से मैनेज कर लिया जाएगा और मानसून सत्र खत्म हो जाएगा और बाकी चीजें अपना हम भूल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत हुई है। ये शुरुआत कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को या तो इनके पीछे चलना होगा या इनके साथ चलना होगा। अब कोई अगर ये सोचे कि ये पॉलिटिकल पार्टी आगे आगे चलेगी, वो इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी या एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चे या तो आप इनके साथ चलिए, इनकी समस्याएं समझिए, इनके साथ आप रूबरू होइए और इनके साथ चलिए या इनके पीछे चलिए। बीजेपी को जो बार बार अभी भी लग रहा है ना कि ये जो मोदी जी और मोहन भागवत को लग रहा है कि हम लोग आके इनको मैनेज कर लेंगे, गलत फहमी है आपकी। खैर, अच्छा है इनकी गलत फहमी रहे, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन राम साहब, ये जो अभी बात हो रही है, ये समझ में आ गया है, दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट हैं। आवाज तो अगर इनको इनके इनके कान तक कुछ आवाज पहुंचानी है तो दिल्ली से ही आवाज पहुंचेगी। वो आवाज आप सिंधु बॉर्डर से कर लीजिए, आवाज नहीं आती है। केन बेतवा का अमित भटनागर, मतलब वो एक इतना बड़ा काम है, आवाज नहीं आती है। अंडमान में पूरा, निकोबार में पूरा आइलैंड ही खाली कर दे रहे हैं, वो पूरा खत्म कर दे रहे हैं, आवाज नहीं पहुंचती है। दिल्ली से आवाज पहुंचती है। दूसरा, जब सेशन चल रहा हो तो वह आवाज कई गुना बढ़ जाती है। तो मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं कि जैसा अब यह है ना कि कुछ लोग, अब नई नई सब नई लिंगो आ गई है, अब नई लिंगो में कि सीजन 2 आने वाला है क्या है। और इस जो ये जो ऊर्जा है देश की, और शायद दुनिया में भी हम इसलिए कह रहे हैं इस बात को कि बहुत फक्र से हमें कहीं कहीं लगता था हमारी डेमोक्रेसी को क्या है। ये तय हो गया कि ये देश गांधी का है। ये तय हो गया कि इस देश के डीएनए में गांधी है, क्योंकि अहिंसा हमारे खून में है। जिसने हिंसा की उसने सरकारी आदेश के कारण की, उसने किसी के कहने पे की, और वो उसकी मजबूरी थी। अगर वो वहां पे लाठी नहीं चलाता तो उसकी नौकरी चली जाती। तो उसको अगर लाठी भी चलानी पड़ी थी तो उसको नौकरी के तहत इस देश में, लेकिन अपनी तरफ से वहां पे एक हिंसा नहीं हुई है, और इसलिए ये स्टैब्लिश हो गया कि देश तो गांधी का है। राम साहब, ये जरा बताइए कि अब आगे आप लोगों के को कैसे आप इसको देख रहे हैं कि आज अब यहां से आंदोलन कहां जा रहा है? सबसे पहले तो पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और जो भी आपकी ऑडियंस देख रही है उनको मेरा नमस्कार। पहली चीज सर, मैं आपकी एक चीज से एग्री नहीं करता कि जो ऊपर से ऑर्डर मिला है उसके कारण से उन्हें हिंसा करनी पड़ी। एक हिटलर के नीचे एक आदमी काम करता था, एडोल्फ आइकमैन। उसकी जब ट्रायल हुई तो उसने एक चीज कन्वे करी कि जो मैंने सारा काम करा, जो भी नाजी जो भी हिंसा हुई, वो जितने भी लोगों की मौत हुई, वो मैंने सिर्फ ऑर्डर के हिसाब से करी। तो जो नीचे ऑफिसर्स बैठे हैं, जो पुलिस है, जो हमारी सारी फोर्सेस हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि एथिक्स और मोरालिटी, आई माई सेल्फ, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एथिक्स और मोरालिटी का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अगर हम सामने नहीं देखेंगे कि हमारे बच्चे हैं, ये क्या मांग रहे हैं, ये कितने एथिकल हैं, कितनी इनकी डिमांड्स मोरल है, कितनी एथिकल है, तो जब तक ये चीजें नहीं सोचेंगे, अगर ऑफिसर्स ने सिर्फ ऑर्डर फॉलो करके ही ये करना शुरू कर दिया, तो इतने सालों से जैसे गरीब मजदूर और छात्रों की आवाज दबाई जा रही है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये जो नीचे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। मेरे सामने 15-15, 16-16 साल की बच्चियों को मारा गया। मैं उस वक्त वहां मौजूद था जिस टाइम हम ट्रक में थे, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई। सोनम वांगचुक की वाइफ के साथ जो बदतमीजी करी गई, तो ये जेनजी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शायद हमारे देश में पहले बातें चलती होगी कि लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, सरकार के सामने बोलने से डरते थे, लेकिन ये हमारी नई जनरेशन है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी राजस्थान का एक किस्सा है, एक स्कूल में कुछ बच्चियों के साथ एक टीचर ने बदतमीजी करी, तो वो कैमरा पे आई, उन्होंने बोलने की हिम्मत दिखाई, जिस तरह से जैन अल्फा सड़कों पर उतर रहा है, अपना हक मांग रहा है। तो जो ये एटीट्यूड है ना सिस्टम का, डराने धमकाने का, ये एटीट्यूड को हम नहीं ले सकते। हम बहुत पीसफुल लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, और सबसे अच्छी बात आपकी मुझे यही लगी कि हमारे डीएनए में गांधी है। जो गांधीवाद है वो हमारे डीएनए में है, वो हमसे बाहर नहीं निकल सकता। हर इंसान एक लास्ट रिजोर्ट है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस में शायद हमें बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़े,
लेकिन जीत अहिंसा की ही होती है। तो हम जो इतने सालों से जिस स्टूडेंट्स को इग्नोर करा गया, इतने सालों से हमें जो हमारा पॉलिटिकल राइट है, जो हमारा इकोनॉमिक और सोशल राइट है, वो नहीं दिया गया। वो कहीं ना कहीं अपर जो ऐसी ऑफिसेज में लोग बैठे हैं, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हमारा जो अभी नया कैंपेन है, जो इसको हम सीजन 2 कह रहे हैं, कि हम सरकारी स्कूल्स है जो गाँव में, रूरल एरियाज में, हम उनको ठीक करेंगे। मैं इसकी आपको सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। आप यूपीएससी का एक बार डेटा उठा के देखिए कि हिंदी मीडियम के बच्चों को और जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनको कैसे ये लोग इग्नोर करते हैं। तो जिस तरीके से हिंदी मीडियम के बच्चों को या जो गाँव से पढ़ के आते हैं, उन्हें कैसे इग्नोर करा जाता है, तो ये अब इस देश में हमने एक ये मैसेज दिया है कि इसमें सब बराबर रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि जो 20,000 की जीन्स पहना हुआ है या 500 की जीन्स पहना हुआ है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी, ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं और ये हमें चाहिए। हम इसके लिए लड़ने को तैयार हैं। और जो जेन अल्फा आ रहा है, वो बता ही रहा है कि हम कैसे हैं। उनकी पॉलिटिकल समझ देख के हम खुद हैरान है कि इस देश में इतना इतना टैलेंट है। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड था, जिसके आधार पर मोदी जी ये कहते थे कि 2047 में विकसित भारत बना देंगे, उसको आज इन्होंने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया है। आज बच्चा नौकरी के लिए उतना स्ट्रेस में रहता है कि यार मैं जॉब कैसे करूंगा, कहाँ जॉब मिलेगी, कहाँ रहना पड़ेगा। तो ये हालात इस देश में एक कोई 5 साल में पैदा नहीं हुए हैं, ये सालों से चलते आया एक स्ट्रगल है जिसमें ये हालात पैदा हुए हैं। तो हमने ये कसम ली है कि हम इस हालात को बदलेंगे, इस सिस्टम को बदलेंगे। और जब तक इस सिस्टम में सुधार नहीं आ जाता, वी आर नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम इस सिस्टम को बदलेंगे। हमें कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, ना आपकी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से मतलब है, ना आपकी कास्ट पॉलिटिक्स से मतलब है। हमें एक ही चीज चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स। वी आर प्रीटी मच क्लियर विद दिस। थैंक यू। मैं राम साहब, मैं एक दो चीजें इसलिए हैं कि वो थोड़ा आप आए हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो थोड़ा दर्शक भी जो लोगों के मन में है। हमारे यहाँ एक मॉडल था अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल वाला, और लोगों को उसको लेके बहुत कुछ मन में शंका पैदा होती थी। यहाँ पे भी क्या हुआ है, जब सोनम वांगचुक साहब आए तो लगा कि अन्ना हजारे को सोनम वांगचुक रिप्लेस कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल को ये जैसे आम आदमी पार्टी बने, ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी। शंकाएं थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मैं मतलब सभी को शंकाएं थी। लेकिन अभी तक तो अच्छा, सोनम वांगचुक साहब के साथ दिक्कत क्या हुई कि शंका और इसलिए प्रबल हो गई कि जब उन्होंने अनशन तोड़ा, तो उम्मीद ये थी कि वो आके अगर जंतर मंतर पे इस अनशन को तोड़ते तो शायद सबको अच्छा लगता, एक ज्यादा उत्साह रहता। लेकिन ये उनकी मर्जी है, ये उनकी चॉइस थी। लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी ने जिस तरह से बताया कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में सेक्युलर नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, तो ये शंकाएं करता है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये कहीं कहीं बीजेपी के आसपास के स्टेटमेंट है, आरएसएस विचारधारा के स्टेटमेंट है। जब अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि नोट पे अगर लक्ष्मी की फोटो लग जाएगी तो इस देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी, तो एक आईआईटी पास आदमी से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब ये अफसोस होता है। आपके भी बहुत से दोस्त पे तो विदेश में होंगे। एक बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत गुस्से में है आम आदमी पार्टी से, बिकॉज उन्होंने अपना पैसा लगा के उनको कुछ नहीं चाहिए था। उनको लगा था कि एक उम्मीद है। मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि आप लोग फिर एक उम्मीद जगाए हैं। लेकिन चूंकि एक बार आदमी, वो जिसको कहते हैं ना कि एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है अरविंद केजरीवाल का, इसको कैसे निगेट करेंगे आप? जरा इसको बहुत संक्षेप में बताइए, क्योंकि अब समय कम है। लेकिन ये भी एक चैलेंज आपके सामने, एक बाकी चैलेंजेस तो सरकार है ही, ये वो है, लेकिन ये भी एक थोड़ा चैलेंज है। सर, एक चीज बड़ी क्लियर है कि वो एक ओपन स्टेज था। वहां पे सारी पार्टीज के लोग आए, सब आए। और आप आते तो आपका स्वागत है। मैं भी ऐसे ही गया था, मैंने भी ज्वाइन करा, मेरा स्वागत हुआ। तो जो हमने बहुत क्लियरली देश में ये मैसेज दिया है कि हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम एज अ प्रेशर ग्रुप काम करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ, वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस। क्योंकि सर, हमारा बहुत बेसिक प्रिंसिपल है जेनजीज का कि जो हम सीरियस हो या ना हो, बट वी आर सिंसियर इनफ। तो हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, हम पीछे की बात ही नहीं कर रहे। वरना इनमें और हम में कुछ फर्क नहीं रहेगा जो हर चीज नेहरू पे कंक्लूड कर देते हैं। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक आदमी, किसी ने लिखा कि अभिजीत दिपके को कौन चला रहा है।
तो मैं ये सिंपल मैसेज कर रहा हूं कि अभिजीत दीपके कोई ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर से, बहुत सारे स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर ऐसे बैठे हैं जो पता नहीं कहां कहां से डिसीजन ले रहे हैं, पर्ची से राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि इनको कौन चला रहा है? जो पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया है, जो पावर को एक जगह कुछ चंद लोगों के हाथ में रखने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों की जा रही है? आप इस पे बात क्यों नहीं करते? आप अभिजीत दीपके की बात क्यों करते हैं? हम झारखंड गए, मैं खुद सीजेपी की डेलीगेशन की तरफ से गया। हमारा बहुत क्लियर मैसेज था कि हम मंच के नीचे से आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपका मंच हाईजैक करने के लिए नहीं आएंगे, हम प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के लिए नहीं आएंगे। अगर हमें रस्सी पकड़ने का भी काम दिया गया तो हम वो भी करेंगे। दूसरी चीज, बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि अभिजीत दीपके क्यों नहीं गया। हमारी प्रायोरिटी ये है कि आप आप लोग अभिजीत दीपके का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमारी जो हीरो वर्शिपिंग है, हम चाहते थे कि मीडिया हमारा सवाल उठाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो देश के साथ करा वो हम सबको पता है। हमने कुछ हीरोज बना दिए कि ये एक आदमी आके लड़ेगा तभी हम लड़ेंगे। हम अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ सकते? मेरे अगर घर के बाहर सड़क पर खड्डा होगा तो इसके लिए क्या मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी या अभिजीत दीपके को बुलाना पड़ेगा? वो जो विल है फाइट करने की, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ने की ताकत है, वो हर इंसान में पैदा होनी चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो जंतर मंतर पे जो हुआ वो सीजेपी से कहीं बड़ा, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है वो उनकी तकलीफ थी, इसी वजह से ये सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सब लोग अपनी लाइफ में हीरो हैं और सबको लड़ना पड़ेगा। आपको ना एक अभिजीत दीपके की जरूरत है और ना कुछ और। सर अभी बात कर रहे थे कि वंदे मातरम, तो मैं एक अपने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बार बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वंदे मातरम पढ़ दीजिए, हम आपके साथ साथ पढ़ लेंगे। अगर उनको याद होगा, पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर याद कर लें, एक बार पढ़ लें, हम उनके राम साथ साथ वंदे कर लेंगे। अगर वंदे मुझे मात वंदे मातरम वंदे याद मातरम नहीं है राम तो वंदे मैं मातरम पढ़ के छोड़ बोल सकता वंदे हूँ। मातरम छोड़िए। वंदे मातरम छोड़िए। वे एक पैराग्राफ का भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़कर दिखा दें, बोलकर दिखा दें तो पर्याप्त होगा। सर मेरा यही पॉइंट है कि हम क्यों पीछे की बातें कर रहे हैं, हम क्यों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे इतना डिस्कस कर रहे हैं। हम ये क्यों डिस्कस नहीं कर रहे कि झालावाड़ में, राजस्थान के झालावाड़ में 7 बच्चे छत गिरने की वजह से मर गए स्कूल की। वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट? कि राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देके छूट जाता है, अपना पीछा छुड़वा लेता है कि मैंने स्टेटमेंट दे दिया। वाई देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी? आई एम चेकिंग हिज एक्स अकाउंट। सो उसमें एक भी पोस्ट ऐसी नहीं है कि वो राजस्थान के एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हो। एआई इंफ्रा कैसे डेवलप करा जाए, स्कूल में एआई कैसे लाया जाए, नई शिक्षा कैसे दी जाए, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। उनका एक ही पॉइंट है कि हमारी पार्टी ने आज ये करा वो करा। हम इतना डिटेल में, पीछे की डिटेल में क्यों जा रहे हैं? हमें फ्यूचर का सोचना है, हमें रिफॉर्म्स का सोचना है, हमें अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है। और जेंजी बहुत क्लियर है कि हम सीरियस हो या ना हो, बट वी आर सिंसियर इनफ टू फाइट दिस सिस्टम। और सोनम वांगचुक फैज अहमद फैज की एक बहुत अच्छी लाइन कोट करते हैं कि हम मेहनत कश लोग जब इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। सो वी आर सिंसियर इनफ, वी विल फाइट दिस, नो मैटर लोग क्या एलिगेशन लगाते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग हमें आतंकवादी, एंटी नेशनल क्या क्या बोला। हमारी एक ही वो थी कि हमें यहाँ बैठे रहना है, भले एक इंसान भी यहाँ बैठा रहेगा, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे बिना रेजिग्नेशन लिए नहीं जाएंगे। और वो हमने करके दिखाया। झारखंड में हम गए तो बहुत बच्चों ने ये बोला कि प्रोटेस्ट ऐसे नहीं है कि पहले नहीं हुए, लेकिन आपके प्रोटेस्ट के बाद, जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद, जिस तरीके से सरकार ने हमें सीरियस लेना शुरू करा, जिस तरीके से हमारी बातें सुनना शुरू करी, जिस तरीके से हमें वो कॉन्फिडेंस आया, वो कॉन्फिडेंस हमें जंतर मंतर से मिला है। सो हमने इनिशिएट करा है, हम आगे इसको लड़ेंगे। और हम कोई पॉलिटिकल, हम अगर हमें पॉलिटिक्स ही करनी होती तो शायद हम कोई दूसरा प्रोग्राम निकालते। हम ये नहीं कहते कि हम गाँव में जाके स्कूल ठीक करेंगे, हम सरकारी स्कूलों पे बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो गरीब का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, उसको इतनी एजुकेशन मिले कि वो एक ब्यूरोक्रेट के बच्चे के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, उसको आंखें झुकानी नहीं पड़े कि मेरे पास 200 की जीन्स है या 500 का शर्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, आपका एजुकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी से भी बात करो, अपनी बात रखने में ना डरो। और वो आज जेनजी और जैन अल्फा करके दिखा रहा है। सो मैं जो भी, हमारा जो कल मीटिंग था वो एक प्राइवेट मीटिंग था, बट किसी कारणों से सरकार ने प्रेशर बना के हमें वहां से होल नहीं दिया गया।
वो मीटिंग कल हमको पब्लिक करना पड़ा। तो जितनी गलतियां ये करते जाएंगे ना, ये उतना ही पीछे जाते जाएंगे। सो आई आस्क द गवर्नमेंट, आई रिक्वेस्ट कि आप ये करना बंद कर दें। आप सीधा अपनी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें कैसे अच्छा करा जाए, अपनी फील्ड्स में कैसे अच्छा करा जाए, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जेन अल्फा और जेनजी आपको सपोर्ट करे, हमें कोई सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूं, हमें किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी जस्ट वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम। अब उस सिस्टम में कोई भी हो, जो भी युवा का, किसान का, गरीब का हक छीनेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, नो मैटर वहां कोई सी भी पार्टी की सरकार हो। हमें सिस्टम से ठीक है। लड़ना है।